रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। दीप स्तंभ मनोबल फाउंडेशन एनजीओ 2005 से विजुअली चैलेंज्ड ऑर्फन्स, यूथ और ट्राइबल्स के लिए क्वालिटेटिव कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, हायर एजुकेशन ट्रेनिंग और टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग के क्षेत्र में काम कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं deepstambhngo@gmail.com ईमेल आईडी पर। आप मिस्टर फैयाज अतर से फोन कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9657724559। Brought to you by Savlon Swasth India Mission. सही आदतें. Keep yourself protected with the 3 good habits of SMS. S. Sanitize. M. Mask. S. Social distancing. जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन, प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत। आज का शो बहुत ही खास है और हमारे साथ खास मेहमान हैं। एक लंबे अरसे से एक इशू चल रहा है जिसपे क्लैरिटी नहीं मिल रही। क्या डिसेबल्ड दिव्यांगजन कैटेगरी में अपने व्हीकल को रजिस्टर करवा सकते हैं? क्या क्या बेनिफिट्स उन्हें मिलते हैं? क्या जो जीएसटी कंपनसेशन है सिर्फ ऑर्थोपेडिक डिसेबल्ड के लिए है? क्या ये ब्लाइंड पर भी एप्लीकेबल है? और इसकी रजिस्ट्रेशन करवाने का तरीका क्या है? तो ये तमाम सवाल एक लंबे अरसे से हम सबके माइंड में है। तो आज इन्हीं चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे। हमारे साथ एआईसीबी से एसोसिएटेड प्रतीक निगम जी हैं, जो एआईसीबी के एडवोकेसी सेल में हैं। प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर। नमस्ते प्रतीक जी, सबसे पहले तो हमें थोड़ा अपने बारे में बताएं। हाँ जी, मेरा नाम प्रतीक निगम, मैं एआईसीबी एडवोकेसी सेल से एसोसिएटेड हूँ। ऐसे ही हमारे जो कार्य चलते हैं एडवोकेसी रिलेटेड, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट, जो यूपीएससी हुए या स्टेट कमीशंस हुए, वहाँ जहाँ जहाँ भी ब्लाइंड और विजुअल चैलेंज के लिए पोस्ट निकलती है बट वो आइडेंटिफाइड नहीं होती, तो रिजर्व्ड नहीं होती आगे, तो दिक्कतें फेस होती है कि जॉब अप्लाई नहीं कर पाते हैं लोग, तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। तो हम लोग मेरा जो एडवोकेसी करियर वहीं से शुरू किया। जैसे चीफ कमिश्नर डिसेबिलिटीज के पास में मेरे कंप्लेंट्स करते गया, तो ऐसे करते करते मुझे अनिजा जी का साथ मिला और एआईसीबी से साथ में वहाँ से जुड़ गया। तो हम अनिजा जी के साथ टीम में रहते हुए ये ऐसे सीसीबीडी में केसेस करते गए और काफी हद तक हमको सक्सेस मिला। जैसे कि प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का हमने आइडेंटिफाई करा है लो विजन के लिए और ब्लाइंड के लिए, जो पहले आइडेंटिफाइड नहीं थे, हमने फाइट करके केस जीता। उसके अलावा हम जैसे डिफेंस में जो भी ब्लाइंड और लो विजन को अलाउड नहीं था, तो वहाँ ब्लाइंड नहीं पर लो विजन के लिए हम फाइट कर रहे हैं अभी। और ऐसे ही हमारे और केसेस चलते हैं। तो इसमें से एक हमको जो सक्सेस मिला है बहुत बड़ा, मैं कहूँगा, जो है अपना ये फास्टैग एग्जेम्पशन, जो अभी फिलहाल परसों सर्कुलर निकला 3 फरवरी को, जो बहुत ही क्लैरिटी देता है और हर स्टेट में जो आरटीओ अथॉरिटी है उनको एकदम क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है कि आपको कैसे ये इशू करना है। जी तो प्रतीक जी, हमें सबसे पहले जैसे अभी आपने बताया, एक बार डिटेल्ड में इस सर्कुलर के बारे में बताएं, क्योंकि जब से ये सर्कुलर घूम रहा है तो कई मीडिया में भी इसका जिक्र हुआ है, काफी मीडिया ने भी इसको कवर किया है और लिखा है कि अब डिसेबल्ड दिव्यांगजन कैटेगरी के अंदर अपने व्हीकल को रजिस्टर करा सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? हाँ सर, पहले कैसा था, जो 2020 में एक सर्कुलर निकला 13 दिसंबर में, उसमें सिर्फ इतना निकाला था कि ऑटोमेटिक व्हीकल्स जो होंगे वो उसमें उसका जो जैसे मैं और बेसिक में जाऊंगा तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आरसी बुक होता है व्हीकल का, उसमें कहीं पे भी जैसे कि पुलिस व्हीकल हो, आर्मी व्हीकल हो या दिव्यांगजन व्हीकल हो या एम्बुलेंस हो, ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं आता है। तो वो लिखा होना अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो क्या होता है, ये जो अगर लिखा हुआ इसमें आरसी बुक में नहीं है, तो ये फास्टैग इशू करने के लिए जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उनको दिक्कत आती है। जैसे कि 2 अथॉरिटीज इन्वॉल्व होंगी, एक होंगी नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो कि फास्टैग इशू करती है, और पहले जो आरसी बुक में जो एंटर करने वाला अथॉरिटी, जैसे कि हर एक स्टेट की जो आरटीओ अथॉरिटी होती है, जो ये दोनों भी अथॉरिटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अंडर ही आती है, पर काम इनका अलग अलग स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले आरटीओ अथॉरिटी काम करती है आरसी बुक पे, वो पंच करेगी दिव्यांगजन कैटेगरी, उसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी उसको चेक करती है
और पॉलिसी का जो बेनिफिट पास ऑन करती है। तो पहले दिक्कत ऐसे आ रही थी कि दिसंबर सर्कुलर में सिर्फ ऑटोमेटिक व्हीकल्स के बारे में लिखा था और दिव्यांगजन के अडॉप्टेड व्हीकल होनी चाहिए थी। अडॉप्टेड व्हीकल का मतलब है कि आपकी जो गाड़ी है वो अडॉप्टेड कैटेगरी में आती है, जैसे कि वो स्पेशली दिव्यांगजन के लिए ड्राइव कर सकता है। अडॉप्टेड व्हीकल मतलब आपके पास ड्राइवर लाइसेंस है और ड्राइवर लाइसेंस के अलावा आपकी जो व्हीकल है वो स्पेसिफिक दिव्यांगजन की वर्कशॉप, जो रजिस्टर्ड वर्कशॉप है वहां से मॉडिफाई की हुई गाड़ी है और जिसको आप चला सकते हैं। तो इस पे था। तो मिनिस्ट्री ने काफी हद तक अच्छा प्रयत्न किया कि जो हमारा जो मतलब पॉपुलेशन है जो बहुत ही माइनॉरिटी में है हमारे दिव्यांगजन, तो सबके लिए क्यों ना ओपन करा जाए। तो मिनिस्ट्री का प्रयास अच्छा था, पर सर्कुलर में वो क्लियरली आया नहीं लिख के, इसलिए दिक्कतें हो रही थी कि आरटी अथॉरिटी को समझ नहीं रहा था कि दिव्यांगजन गाड़ी तो चलाता नहीं, तो फिर इनको आरसी बुक में दिव्यांगजन एंट्री कैसे करा दे। तो काफी हर जैसे मैंने महाराष्ट्र में आरटीओ से बात हो रही थी, फिर उसके बाद हरियाणा में, दिल्ली में, कई जगह से आरटीओ जो हमारे ब्लाइंड दिव्यांग है जो मुझे फोन करते हैं सर्कुलर के बाद में कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें। तो आरटीओ अथॉरिटी से बात होती है, आरटीओ अथॉरिटी बोलता है कि सर्कुलर में से तो कहीं लिखा नहीं है कि ड्राइविंग करने आता है या ड्राइविंग करने नहीं आता, तो हम तो ये दे नहीं सकते। तो मैंने फिर से जो मिनिस्ट्री में जो है कंप्लेंट, जैसे कि सीपी ग्राम्स अवेलेबल है, आरटीआई पोर्टल्स अवेलेबल है, तो वहां से ग्रीवेंस करता गया कि दिव्यांगजन ये सर्कुलर जो लाया है मिनिस्ट्री का जो मंसूबा है कि सबके लिए फैसिलिटी एक्सटेंड करना है, तो वो तो ग्राउंड लेवल तक लोगों को स्टाफ में खबर फैल तो नहीं रही है। तो मैंने फिर मेरे ही फ्रेंड के साथ जाके मैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साथ मैं बैठा, तो वहां पे उनको सर्कुलर का क्लैरिटी बताई। तो उनके साथ में फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप मिनिस्ट्री से ये करवाना होगा सर्कुलर क्लैरिटी, उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। तो फिर मैं मिनिस्ट्री में लिखता गया, 2-3-4 बार मेरे ग्रीवेंसेस हुए। फिर मैंने ईमेल्स के द्वारा भी, जैसे कि ज्वाइंट सेक्रेटरी वहाँ पे है अपने अमित वर्धन जी है, फिर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर टोल्स है, तो उनसे भी मैं बात करता रहा। तो उन्होंने फिर वहाँ से अब बोला कि हाँ हम टेक केयर करेंगे। तो उन्होंने अभी ये सब क्लैरिटी लाया है, आरटीओ अथॉरिटी से भी उन्होंने सब ग्राउंड लेवल में भी पूछा। तो अब जो क्लैरिटी में उन्होंने 4 स्टेप्स में लाई है, जो सर्कुलर में बोलते हैं कि जैसे कि गाड़ी एक तो हो रही है कि मैं नई गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ, तो नई गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ तो फॉर्म 20 जो होता है, पहले फॉर्म 20 दिव्यांगजन के लिए सिर्फ ऑर्थोपेडिक अडेप्टेड व्हीकल को ही पहचानता था। तो अभी उन्होंने फॉर्म 20 जो है, जैसे आप अपने डीलर से बात करेंगे गाड़ी खरीदने जाएंगे तब, तो वो आपको फॉर्म 20 में आपको दर्ज कराएगा और आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अटैच करेगा, और वो आपको फॉर्म 20 आरटीओ अथॉरिटी के पास ले जाएगा, जिसमें दिव्यांगजन, जैसे आरटीओ का जो स्क्रीन होता है कंप्यूटर का, उसमें गाड़ी का आइडेंटिफिकेशन होता है कि ये गाड़ी पुलिस की गाड़ी है, आर्मी की गाड़ी है, एम्बुलेंस की है या क्या है। तो उसमें मिनिस्ट्री ने एक पॉइंट ऐड करा है, जो पहले पॉइंट नहीं था, तो मैंने टेकअप किया मिनिस्ट्री से, तो ये दिव्यांगजन कैटेगरी ऐड करवाई है, क्योंकि पहले तो थी नहीं। तो ये दिव्यांगजन विद जीएसटी, विदाउट जीएसटी 2 कैटेगरी होती है। मतलब गाड़ी जो आप परचेस करोगे वो जीएसटी आपको एग्जेम्पशन मिला होगा तो दिव्यांगजन विद जीएसटी पंच होगा। अगर आपको जीएसटी एग्जेम्पशन नहीं मिला है गाड़ी खरीदते वक्त, तो आपको दिव्यांगजन विदाउट जीएसटी पंच होगा। बट ये जीएसटी का मुद्दा अलग है, तो इस पे सवाल अभी नहीं है। अब ये सवाल है दिव्यांगजन रजिस्टर करने का। तो दिव्यांगजन वो जो आरटी अथॉरिटी है वो आपके एप्लीकेशन के बेसिस पे वहां पे पंच करने में सवाल ये खड़ा करता था कि आप दिव्यांगजन तो हो, बट आप तो गाड़ी चला नहीं सकते। तो दिव्यांगजन भी कंफ्यूज थे, हम भी बोला कि आपका सवाल सही है, बट सर्कुलर कह रहा है कि ये गाड़ी जो है इट इज टू बी एग्जेम्प्टेड ओनरशिप टाइप विद दिव्यांगजन। अब दिव्यांगजन का वर्ड का मतलब है कि सभी दिव्यांगजन का वर्ड होगा, इसमें ऐसा नहीं कि ऑर्थोपेडिक, क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल से 20-25 साल से अडेप्टेड व्हीकल का मतलब था कि सिर्फ ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप जो होते हैं दिव्यांगजन, वही सिर्फ उनको ही लाइसेंस मिलता था, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई स्पेशल कैटेगरी में, जो जैसे कि लेफ्ट लेग या लेफ्ट हैंड जो जिसका दिव्यांग है। तो सभी आरटी अथॉरिटी के दिमाग में वही था कि सिर्फ वो ऐसे कैटेगरी के पर्सन ही एलिजिबल है। तो फिर ये ब्लाइंड पर्सन या लो विजन कहाँ से आ रहे हैं ये एग्जाम्पशन क्लेम करने के? बिल्कुल प्रतीक जी, आपने एक दो चीजें मैं आपसे यहाँ क्लैरिटी चाहता हूँ। आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई कि आपने ये क्लियर किया कि जब भी आप गाड़ी लेने जाएंगे, आप सबसे पहले आपको फॉर्म 20 आप डीलर से लें। फॉर्म 20 में अब जो दिव्यांगजन कैटेगरी है उसको आप टिक करवाएं और फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये पहले नहीं होता।
था। नहीं, ये तो पहले क्वेश्चन रेस होता था कि नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, लेकिन जो आपने कहा कि जीएसटी का सवाल नहीं है, लेकिन मेरे पास जो हजारों कॉल्स आई हैं वो जीएसटी को लेके आई हैं, तो मैं उस पे आपकी थोड़ी सी क्लैरिटी चाहूंगा कि ये तो एक चीज क्लैरिटी आपने दे दी कि इसका बेसिकली जो मोटा मोटा लाभ है वो है फास्ट टैग को लेके, कि अगर आपकी गाड़ी रजिस्टर हो जाती है दिव्यांगजन कैटेगरी में तो आपको फिर फास्ट टैग नहीं लगेगा। ये एक फैसिलिटी, ये बहुत बड़ा मतलब आपका आरसी बुक में अगर दिव्यांगजन दर्ज हो जाता है तो वो आपको नेशनल हाईवे अथॉरिटी के वेबसाइट में फास्टैग पोर्टल में अप्लाई करना है, तो फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी देखेगा आपका आरसी बुक में तो कहीं प्रिंट नहीं होता है, बट उनको बैक एंड में दिखता है कि वो गाड़ी कौन सी कैटेगरी में रजिस्टर हुई है, तो दिव्यांगजन दिख जाता है उनको, तो फास्टैग दे देते हैं आपको। बिल्कुल, ये क्लैरिटी तमाम लिसनर्स को मिल गई होगी। अब यहाँ पर दो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने पहले गाड़ी ले रखी है, विजुअली इम्पेयर्ड लोगों ने, वो क्या करें? हाँ, तो वो क्या करना है, जैसे कि नई गाड़ी ले रहे हो तो मैंने क्लियर कर दिया। अब जैसे आप सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे हो, नहीं, जिनके पास ऑलरेडी गाड़ी है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है दिव्यांगजन कैटेगरी में, ऑलरेडी गाड़ी है जो मान लो कि इंडिविजुअल के नाम पे रजिस्टर्ड हुई हो, क्योंकि पहले तो दिव्यांगजन कैटेगरी थी नहीं, तो आपको आपके आरटीओ अथॉरिटी के पास जाना है। वहां पे टाइपोग्राफिकल करेक्शन का एक फॉर्म आता है। अब ये टाइपोग्राफिकल करेक्शन फॉर्म, जैसे मैं गुजरात में रहता हूँ तो यहाँ पे टाइपोग्राफिकल करेक्शन के नाम से फॉर्म को जाना जाता है। ऐसे अपने अपने स्टेट में वो भाषाओं के हिसाब से वो वर्डिंग यूज करेंगे, जैसे कि करेक्शन फॉर्म, चेंज फॉर्म, टाइपोग्राफिकल करेक्शन फॉर्म, ऐसे अलग अलग वर्ड होंगे, पर उसका बेसिक अर्थ होता है कि आपको वहां पे दिया चेंज कुछ आरसी में करना है तो वो दर्ज करना है। तो वहां पे एग्जिस्टिंग में आपको लिखना है इंडिविजुअल, और चेंज टू आगे एक कॉलम होता है उसमें आपको लिखना है दिव्यांगजन। ये लिख के आपका इसके साथ आपका डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट अटैच करना है, आपका आरसी बुक का ओरिजिनल और जेरॉक्स अटैच करना है। पहले फिर आप जाओगे रेगुलर विंडो में, पहले तो क्लर्क करेगा, क्लर्क को आप दिखा दीजिए। जनरली क्लर्क को ये गाइडलाइंस पहुंच गई है, क्लर्क जानता है, तो क्लर्क के पास आप पहले जाइए, क्लर्क आपका डॉक्यूमेंट चेक करेगा, फिर वो सीनियर क्लर्क के पास भेजेगा, उसके बाद आरटीओ अथॉरिटी उसको फाइनली सबमिट कर देगा सिस्टम में कि ये इंडिविजुअल से, मतलब गाड़ी जो पहले इंडिविजुअल में रजिस्टर हुई है उसको दिव्यांगजन में कन्वर्ट करे जी। या फिर मान लो कि आपने कहीं से गाड़ी ऑक्शन में खरीदी हो किसी गवर्नमेंट से, या मान लो आपने एम्बुलेंस भी खरीद ली हो, तो एम्बुलेंस की जगह आपको लिखना है वहां पे एग्जिस्टिंग ये एम्बुलेंस में है, इसको कन्वर्ट करिए दिव्यांगजन में। एग्जिस्टिंग ये पुलिस की गाड़ी है, आप कन्वर्ट करिए दिव्यांगजन में। उसका प्रूफ आपको देना है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। बिल्कुल, तो ये भी एक बड़ी क्लैरिटी आपने दी। अब हम आते हैं जीएसटी। एक जी, ये सवाल 2-3 सालों से सर्कल में घूम रहा है कि जीएसटी ब्लाइंड के लिए है या नहीं, क्योंकि जब अडेप्टेड व्हीकल की बात करते हैं, मॉडिफाइड व्हीकल की बात करते हैं, तो कहा जाता है कि फिजिकली डिसेबल्ड को जीएसटी एग्जम्पशन मिलती है। तो क्या ब्लाइंड के लिए है? इस पे क्लैरिटी क्या है? क्योंकि ये सर्कुलर जो बात करता है, इस सर्कुलर को भी अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें एक जगह जिक्र है कि आईसी रजिस्ट्रेशन, इनवैलिड कैरेज के अंदर आप रजिस्टर करवा सकते हैं। तो कई एक्सपर्ट्स ने मुझे बताया कि अगर आप आईसी के अंदर रजिस्टर करवाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको जीएसटी एग्जम्पशन मिलेगी। ऐसा कुछ है? अभी इनवैलिड कैरियज, हाँ ऐसा ही सही है, पर इनवैलिड कैरियज रजिस्टर आपको सही से नहीं करवाएगा। क्यों? क्योंकि इनवैलिड कैरियज रजिस्टर करने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी पूछता है वो, कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस बताओ आपको कौन सा है, और उसके लिए जो सर्कुलर बेसिकली है, सब कुछ डिपेंड करता है सर्कुलर क्या कहता है। सर्कुलर आज की तारीख में है कि 40% ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप अगर आपका सर्टिफिकेट है तो ही आपको ये जीएसटी एग्जम्पशन का लाभ मिलेगा। तो वो 2019 में उन्होंने क्लैरिटी लाई है कि उसमें भी और बाइफर्केशन की, मतलब और क्लैरिटी ऐसी है कि 3000 mm फिर लेंथ की, विड्थ की, ऐसा उन्होंने और स्पेसिफिकेशन क्लियर किया है। उसकी लेवल की गाड़ी, फिर उसका सीसी 1300 से ज्यादा नहीं, 1200 से ज्यादा नहीं पेट्रोल इंजन में, ऐसा और क्लैरिटी डाला। पर वो दैट इज ओनली लिमिटेड, मतलब वो सीमित किया है सिर्फ ऑर्थोपेडिक के लिए। आज की तारीख में उसको अभी भी ब्लाइंड या और कोई भी डिसेबल्ड कैटेगरी के लिए एक्सटेंड नहीं हुआ है। इसके लिए 2020 में मतलब 3 कंप्लेंट फाइल हुई थी सीसीपीडी में, तो सीसीपीडी ने बहुत ही बढ़िया डिसीजन दिया है 2020 में कि इसको हम, जैसे कि हम अगर सभी दिव्यांगजन का अगर प्रॉब्लम देखें तो ये कि इट इज अ डिस्क्रिमिनेशन फॉर कि आप ये स्पेसिफिक किसी ऑर्थोपेडिक के लिए एक्सटेंड कर रहे हो। तो उस ऑर्डर में सीसीबीडी ने रिकमेंडेशन पास की है कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, तो ये जो बेनिफिट है ये सबको एक्सटेंड होना चाहिए।
मतलब सभी कैटेगरीज के लिए जीएसटी एग्जाम्पशन भी होना चाहिए, आरटीओ टैक्स एग्जाम्पशन भी होना चाहिए और अन्य सुविधाएं जो अडॉप्टेड व्हीकल की होनी चाहिए। बट अब प्रॉब्लम यहाँ आता है कि सिर्फ रिकमेंडेशन सीसीपीडी ने दिया, इसके आगे हम ये रिकमेंडेशंस को लेके आगे फाइट कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं और 2 साल से कर रहा हूं मैं फाइट। तो जैसे कि मिनिस्ट्री जो ये है, इन्होंने 3 मतलब जो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ डिसेबिलिटीज जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में, वो मिनिस्ट्री, फिर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इसमें 3 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व, और तीसरी है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज जो कि ये जीएसटी एग्जाम्पशन इशू करती है। तो ये तीनों मिनिस्ट्रीज को मिला के एक कमिटी बनाई गई है, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, हर एक सेक्रेटरी मिनिस्ट्री के, जो मैं इस पर इसका नोडल जो ऑफिसर है जो इसको कोऑर्डिनेट करेगा वो है डीपीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी। तो मैं जब इनके जो है डी पांडा सर है, तो मैं जब उनसे बात करता था तो वो बोले कि हम लोग मीटिंग्स कर रहे हैं हर 6 महीने में। जैसे उस समय कोविड था तो डिलेड मीटिंग चल रही थी, तो उन्होंने लेटेस्ट अपडेट दिया है, जो मतलब लेटेस्ट 2-3 अपडेट्स ऐसे आए हैं कि उन्होंने ये मैटर रेफर किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, क्योंकि ये जो जीएसटी एग्जाम्पशन का जो मुद्दा है ये डायरेक्टली गवर्नमेंट ट्रेजरी को अफेक्ट करेगा। तो ये कितना अफेक्ट करेगा, जीएसटी %, कितना लॉस हो सकता है गवर्नमेंट को, फिजिबल है नहीं है, ये सब सोच रहे हैं। एक्चुअली ये सब सोचना सही है नहीं है वो वही जानते हैं, क्योंकि एक बार सीसीपीटी के रिकमेंडेशंस आ गए हैं तो ये आपको इम्प्लीमेंट करना है, बट अब तक वो कर नहीं रहे। तो इसलिए अभी हमारी लेटेस्ट जो एडवोकेसी मीटिंग हुई थी एआईसीबी अनिजा सर के साथ में, तो हम लोग उसको अभी चैलेंज कर रहे हैं हाई कोर्ट में कि ये इम्प्लीमेंटेशन जल्दी होना चाहिए। साइड बाय साइड मैं फॉलोअप ले रहा हूँ मिनिस्ट्री में कि इसका आज का स्टेटस बताइए। तो स्टेटस ऐसा बोल रहे हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है, जो जीएसटी काउंसिल इसको डेलिब्रेशन करेगा। जीएसटी काउंसिल इस पे गौर करेगा कि ये कितना % होना चाहिए, या अगर ज्यादा लॉस है तो ये फिजिबल होगा या नहीं होगा। तो आज की तारीख में ये मामला यहाँ पे अटका हुआ है। तो आज की तारीख में ये सिर्फ ऑर्थोपेडिक जो डिसेबल्ड है उनके लिए ये स्कीम अभी भी चालू है जीएसटी एग्जाम्पशन की। ये एक बहुत बड़ी क्लैरिटी आपने दी है और थैंक यू सो मच फॉर दिस, बिकॉज आई टेल यू पर्सनली आई हैव रिसीव्ड ओवर 1000 कॉल्स विद रिगार्ड टू दिस मैटर। तो आज आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, क्योंकि कई इसमें एक्सपर्ट्स जो थे वो बटे थे और कुछ ऐसी भी खबरें आ रही थी कि कोई एक शख्स कह देता था कि हाँ मैंने लिया है जीएसटी के अंदर, ब्लाइंड ने, तो वो और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती थी कि भाई आपने कैसे लिया। और कई एक मैं बोलता हूँ, एक केस बताता हूँ मैं। एक केस उन्होंने लो विजन का पास कर दिया था मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने, जो कि कंसर्न अथॉरिटी है एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट इशू करने का। तो लो विजन कैंडिडेट, मैं नाम नहीं बताऊंगा, पर वो इशू कर दिया था गलती से। तो वो बंदे ने उनको मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज को बताया कि सही में ये आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपने मुझे सर्टिफिकेट तो एग्जाम्पशन इशू कर लिया है, बट मुझे ये अप्लीकेबल है क्या। तो तब उनकी आंखें खुल गई कि नहीं, हाँ वो गलती से इशू कर लिया है। तो उन्होंने रिवर्ट कर लिया सर्टिफिकेट और उन्होंने क्लैरिटी कर दी कि ये अभी भी डिसीजन पेंडिंग है बिफोर द एक्सपर्ट कमिटी, तो ये डिसीजन आने के बाद हम देंगे। तो एक ही बार ये गलती से हुआ था, और किसी को अगर हुआ होगा तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा आगे मतलब वो उसका लाभ नहीं ले पाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाके अटक जाएगा। बट यू हैव क्लियर्ड सो मेनी स्पेकुलेशन, थैंक यू सो मच, आई एम इंडीड। और आगे भी ऐसा हो रहा है अभी कि मतलब मैंने खुद ने ही ये ड्राफ्ट बना दिया है, हाई कोर्ट में जाएगा पूरा 2-3 पेजेस का। एडवोकेट के साथ हमारा अभी भी बात चल रहा है एंड एआईसीबी के साथ में, और अनिजा सर के गाइडेंस में हम अभी ये मैटर हम लेंगे इन द हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट। जल्दी ही हम लोग ये ले रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। मैं जितना मैं बात कर रहा हूँ पांडा सर सेक्रेटरी के साथ में, तो ज्यादा वो आउटपुट दे नहीं रहे। तो सॉफ्ट इंडिकेशन ऐसा मिला है कि जब तक हाईकोर्ट में मामला जाएगा नहीं तो रिकमेंडेशन इतनी जल्दी एक्सेप्ट होंगे नहीं, क्योंकि इसमें ये जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन आ रहा है गवर्नमेंट को। जी, दो अंतिम सवाल होंगे मेरे आपसे। कई स्टेट में, यूटी में रोड टैक्स जो है फ्री है। तो रोड टैक्स क्या ये यूनिफॉर्मिटी है पूरे इंडिया में, या ये स्टेट का रूल है? और दूसरा फाइनल सवाल मेरा आपसे ये हुआ, ये तो आपने एक अच्छी खबर दी है कि एआईसीबी इज फाइटिंग ऑन दिस, दूसरा इस सर्कुलर में कुछ और भी अगर है तो हमारे लिसनर्स को बताएं। हाँ, तो ये जैसे जो आपने रोड टैक्स का बताया, तो सीसीपीडी ने जो 2020 में रिकमेंडेशन दिया है उसमें तो क्लियर लिखा है कि रोड टैक्स शुड बी एग्जाम्प्टेड, मतलब एग्जाम्प्ट करना ही है आपको मैंडेटरली, सभी जो दिव्यांगजन जो गाड़ी खरीदेंगे। बट क्या हो रहा है आज की तारीख में, जो इनवैलिड कैरियज है सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए रोड टैक्स एग्जाम्प्ट कर रहे हैं। अब रोड टैक्स इज अ स्टेट मैटर, जो डायरेक्टली हम आरटीओ जाते हैं तो रोड टैक्स इज अ स्टेट मैटर। महाराष्ट्र जाओगे, गुजरात जाओगे, या मेरे ख्याल से दिल्ली में भी, यहाँ तो जहां तक मेरा आइडिया है दीज आर एग्जाम्प्टेड। ये स्टेट्स ने डिसीजन लिया है
कि हम लोग चंडीगढ़ में भी एग्जम्प्टेड है जी। हाँ, एग्जम्प्टेड है, क्योंकि ये डायरेक्टली स्टेट की ट्रेजरी को अफेक्ट करता है, तो स्टेट डिसीजन लेता है एग्जाम करे कि ना करे। तो आज की तारीख में जो है आपको अपने अपने आरटी अथॉरिटी से ही क्लैरिटी मिल सकती है कि उनके स्टेट में वो एग्जाम है या नहीं। तो क्योंकि ये MORTH के अंडर ही आता है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अंडर ही आता है, बट फिर भी ये RTO टैक्स अप्लाई करने का डिसीजन जो है ये हर एक स्टेट को दिया हुआ है। तो इसके बारे में तो जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि हर स्टेट को लिख रहे हैं हम सेक्रेटरी को कि सर ये जो RTO टैक्स एग्जाम्पशन जो है CCPD का रिकमेंडेशन है, तो आप इसको कंसीडर करें। बट वो कंसीडर करना नहीं करना तो वो कैबिनेट जो है हर एक स्टेट का वही डिसीजन लेगा उस पर। तो आज की तारीख में अपने जो दिव्यांग होगा वो अपने अपने RTO अथॉरिटी से ही बात करके ये क्लैरिटी ले सकता है स्टेट मैटर होने से। और एक सवाल आपने आखिरी वाला किया था कोई जी, इस सर्कुलर में कुछ और अगर है जो ओनरशिप वाले में जो मैंने आपसे नहीं पूछा, जो आप बताना चाहे? हाँ, ओनरशिप ऑफ दिव्यांगजन जो है, हाँ ये तो बहुत ही इजी हो गया मैटर। किसी को भी अगर इसमें दिक्कत आ रही होगी या आएगी तो आप ये जो 3 फरवरी का सर्कुलर है वो सीधा लेके आप जा सकते हैं। हालांकि कल ही एक दिव्यांग हमारे गए थे तो उन्होंने ये सर्कुलर दिखाया, मेरे ख्याल से ये थे MP में चल रहा था, बीना डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ उन्होंने RTO अथॉरिटी को सर्कुलर दिखाया, उनका जो काम अटका था वो तुरंत सुलझ गया। तो सर्कुलर क्योंकि क्लैरिटी है, उन्होंने 4 पॉइंट्स दिए हैं कि आपकी गाड़ी नई हो या आपकी गाड़ी किसी से सेकेंड हैंड ली हो, आपको ड्राइविंग करने आता हो, ड्राइविंग नहीं करने आता हो, इसका रिलेशन नहीं है। आपके पास केवल दिव्यांग का 40% और या उससे ज्यादा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये आप जो है आप अगर नई गाड़ी ले रहे हो तो आपको डीलर को बता के आप फॉर्म 20 में दर्ज करके आपका जो है दिव्यांग का RC बुक मिल जाएगा। और अगर आप मान लो सेकेंड हैंड गाड़ी ले रहे हो तो आपको जहाँ जिससे भी गाड़ी ली हो तो आप एक टाइपोग्राफिकल करेक्शन फॉर्म भर के आप जिसकी भी कैटेगरी एग्जिस्टिंग कैटेगरी हो उसको चेंज का आप कन्वर्ट दिव्यांगजन में करा सकते हो। इसके बाद आपको नेशनल हाईवे अथॉरिटी वेबसाइट में फास्टैग एग्जाम्प्टेड 2 महीने का टाइम लगता है, उसके बाद आपको एग्जाम्प्टेड इशू किया जाएगा। फास्टैग के अलावा इसका कोई और बेनिफिट? फास्टैग के अलावा नहीं, फिलहाल आज की तारीख में ओनली फास्टैग एग्जाम्पशन ही इसमें है दिव्यांगजन का। इसके आगे आ सकता है, जैसे कि अभी जो GST एग्जाम्पशन, और एक लोगों के मन में दुविधा है कि GST एग्जाम्पशन जो है आगे अगर आएगा तो हमको GST एग्जाम होगा क्या? तो यह क्लैरिटी है कि आपने अगर GST पे कर दिया हो गाड़ी खरीदते वक्त तो इसके आगे कोई रिवर्सल आपको नहीं होगा। इसके आगे सर्कुलर अगर आता है गवर्नमेंट का GST एग्जाम्पशन, तो सर्कुलर आने के बाद ही जो आप गाड़ी खरीदी करोगे तो ही आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। तो बहुत लोग ऐसे भी है कि जो अब तक गाड़ी नहीं खरीद रहे, ये सर्कुलर के इसके वेट कर रहे हैं कि आएगा सर्कुलर। तो आपको अगर सही में बहुत जरूरी है गाड़ी खरीदना तो ले लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई गारंटी नहीं है कि कब करेगी इम्प्लीमेंट। तो पर आपको रिवर्स नहीं होगा, सर्कुलर आने के बाद ही ये इम्प्लीमेंट होगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा इसमें। तो आप गाड़ी खरीदना है और इमरजेंसी है तो ले लीजिए, क्योंकि बहुत लोग वेट कर रहे हैं कि गाड़ी हम नहीं ले रहे, तो ऐसा है। बिल्कुल। और कई लोग तो डीलर्स के चक्कर लगा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि IC में करें। तो डीलर को तो कोई भी आइडिया नहीं है, डीलर को दिव्यांग के बारे में कोई आइडिया नहीं है। आप सीधा वो फॉर्म 20 लेके RTO अथॉरिटी के पास ये सर्कुलर लेके जाइए। 3 फरवरी वाला सर्कुलर बहुत ही क्लैरिटी है, तो वो आप ले। हाँ, इसके अलावा तो इसमें कोई और बेनिफिट सर्कुलर में नहीं है। ओनली इट इज RTO टैक्स एग्जाम्पशन होगा अगर आपका स्टेट में एप्लीकेबल है, तो नहीं है तो फिर क्योंकि वो स्टेट मैटर है तो RTO नहीं देगी आपको एग्जाम्पशन। प्रतीक जी, ये पता कैसा करें कि ये एग्जाम्पशन किस स्टेट में है या नहीं है? ये RTO ही बता सकता है या? हाँ, वो RTO के पास ही है, क्योंकि वो जो स्टेट गाइडलाइंस होते हैं वो उनके सर्कुलर उनका ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ही इशू करते हैं रिस्पेक्टिव स्टेट्स के जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट में। जी, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए और बहुत सारे हमारे डाउट क्लियर करने के लिए। बहुत सारे लोगों को इससे क्लैरिटी मिलेगी। आपको शुभकामनाएं कि आपने ये भी लेटेस्ट अपडेट दी कि आप फाइट कर रहे हैं, आप फाइट करते रहें। और इस सर्कुलर के लिए पूरी कम्युनिटी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर फाइटिंग। थैंक यू सर। तो आज हमने प्रतीक साहब से बात की जो AICB से एसोसिएटेड हैं। बहुत सारे लोगों को उन्होंने क्लैरिटी दी, और जो लोग हरास हो रहे थे कि क्या GST एग्जाम्पशन हमें मिलेगी या नहीं, एक्चुअली में ये जो सर्कुलर आया है 3 फरवरी को, इसका बेनिफिट क्या है, क्या ये वही है GST को लेके, तो ये बहुत सारी क्लैरिटी आप लोगों को मिली है। कैसा लगा आपको शो बताइएगा कमेंट करके। अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात किसी और पर्सनैलिटी के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो उड़ाना फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय।
हे गाइस, आप अपने फील्ड में मास्टर हैं, सुपर्ब हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन ये क्या टेक्नोलॉजी के मामले में अब थोड़ा सा पीछे हैं? फिकर नॉट यार, आरजे मीनल है ना। आरजे मीनल के साथ हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए और टेक्नोलॉजी की हर बात को जानिए। सुनिए टेक सिटी हर गुरुवार रात 9 बजे से 10 बजे तक, जिसका पुनः प्रसारण होगा हर शुक्रवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। तो ना रहेगा आप कोई भी टेक्नोलॉजी से दूर। हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए हुजूर, सिर्फ और सिर्फ आरजे मीनल के साथ। रिश्तों में है तकरार, अब तो कोई ऐसा दिन नहीं जब हमारी लड़ाई ना होती हो। या ऑफिशियल लाइफ में है तनाव। हाँ, ऑफिस भी टाइम पर पहुंचता हूँ, सारा काम टाइम पे पूरा करके देता हूँ, फिर भी ये कहा जाता है कि यार तुम्हारी जॉब खतरे में है। एकदम मैं परेशान हो चुका हूँ, बताओ अब मैं क्या करूँ। आरजे नरेश सुनेंगे, समझेंगे आपकी हर बात, दिल से दिल तक में होगा आपकी हर समस्या का सटीक इलाज और सही समाधान। अपनी बात को उनके सामने बहुत पोलाइटली तरीके से रखें, ये काम करता है। तो सुनना ना भूले लाइव शो दिल से दिल तक हर गुरुवार रात 10 बजे से 11 बजे तक और रिपीट हर शुक्रवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या फिर डाउनलोड करें रेडियो उड़ान ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से।